अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के टेस्ट के ऊपर। उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एक एमसीक्यू था, स्मॉल फाइल्स स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट्स। उसका क्या नाम होगा जी? स्पैम। स्पैम एक फाइल नहीं होती, टेक्स्ट फाइल्स डेफिनेटली टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, बट वेबसाइट्स हमारे कंप्यूटर पे टेक्स्ट फाइल क्यों स्टोर करेंगी जी? कुकीज। यस, कुकीज जो है वो राइट आंसर था, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, हमारे पीसी में, उसकी फिजिकल स्टोरेज के अंदर वेबसाइट्स की तरफ से जो है वो कुछ फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? कुकीज कहते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 पे विच वन विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड? इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कौन सा इनमें से जो आपके सामने? मैं ये नहीं कहता कि ये जी ओवरऑल आज तक का दुनिया का सबसे हैवी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा इनमें से कौन सा है। तो पाक 123 academics with AB @123 alif #123 HEC @ASDJ and Aspire College आगे @8765554। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि नंबर 1 पे जो पहला ऑप्शन है वो तो वैसे बहुत सिंपल सा पासवर्ड है, वो तो हम एक्सेप्ट वैसे नहीं कर सकते। नंबर 2 पे अकेडमिक्स विद एबी एक कंप्लीट नेम है। कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कंप्लीट नेम ना रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर रखना है तो कंप्लीट नेम मत यूज करें। जैसे स्पायर कॉलेज की बात करें तो ये भी कंप्लीट वर्ड है, इसमें भी हम लोग एक कंप्लीट नेम यूज कर रहे हैं, तो ये भी शामिल नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर था, क्योंकि वो एक लॉजिकल मीनिंग बनता ही नहीं है, वहां पे उसका कोई एक खास मतलब ही नहीं है। इसलिए एलिफ, उसमें भी ई कैपिटल है, एंड देन एलिफ हैश, इसमें 2 बार आपका कोई भी अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि उसमें मैंने 2 बार सिंबल यूज किए हैं, बाकी अल्फा न्यूमेरिक डाटा सारा, तो इसलिए इसको हम मानेंगे कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड था इन ऑप्शंस में से। नंबर 3 पे डैश क्लॉज इन टर्म्स ऑफ यूज, यानी कि टर्म्स ऑफ यूज के पेपर में ये वाली जो क्लॉज है, लिमिट द सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी जिम्मेदारी को कम कर देती है। इनमें से वो कौन सी क्लॉज है? तो वो हमने क्लॉज टिक करनी थी। यूजर ऑब्लिगेशन। यूजर ऑब्लिगेशन का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या, आपको सिर्फ ये बताना। नंबर 2 पे लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी। यस, लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी का होता है आपका, यहाँ पे बी आंसर था, यानी कि लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी ही होता है कि आपके एंड पे ये जिम्मेदारी क्या कर देता है, एंड आपके एंड पे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे, सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे की जिम्मेदारी को कम कर देता है। लिमिट द लायबिलिटी, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी यूजर जो है, जब उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी हर चीज की जिम्मेदारी कंपनी अपने एंड पर नहीं लेकर जाती। ठीक है जी। इसलिए वहां पर एक टर्म ये होती है जिसके अंदर सारा लिखा होता है कि किस चीज की जिम्मेदारी हम लेंगे और किसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। खैर, ये लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम जस्ट टेस्ट की डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 4, डैश इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर योर एक्टिविटीज ऑन योर कंप्यूटर। देखिए जी, वो तो स्पाईवेयर है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के वायरस भी लिखा था। स्पाईवेयर डेफिनेटली इटसेल्फ एक वायरस ही होता है, लेकिन वो क्लियर वर्ड नहीं है, वहां पे क्लियर मीनिंग समझ नहीं आ रहा, वहां पे क्लियर आंसर नहीं मिल रहा। आपको ऑथेंटिक आंसर चाहिए, तो स्पाईवेयर ज्यादा सूटेबल आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि एग्जैक्टली स्पाईवेयर की ही बात हो रही थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। द थ्रेट इन्वॉल्विंग यूजर रीडायरेक्शन टू फेक वेबसाइट्स। कौन सा थ्रेट जो है जिसमें ये इन्वॉल्व होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर जो है वो फेक वेबसाइट की तरफ रुजू करेगा, यानी कि हम तो ओरिजिनल ही यूज करने की कोशिश करते हैं, बट हमें फेक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो वो कौन सा अटैक है? उसको हम बोलते हैं फार्मिंग अटैक, ऑप्शन डी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है ये। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी तौर पे तैयार करें, बजाय आप चैप्टर नंबर 5 या 4 को टाइम दें। तो एक अच्छा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। बाकी डेफिनेटली आपकी अपनी इंटरेस्ट है, आप उसकी बेस पे करें अपना डिसीजन इस चीज का। नंबर 1 पे पहला शॉर्ट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज। इसलिए समझना जरूरी है ताकि यूजर को पता हो कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, कंपनी जो है मेरे खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, क्या कंपनी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। हमारे दरमियान एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, दोनों के एंड पे बेनिफिट होगा, दोनों लोगों को यानी कि इसका फायदा होगा। और इसलिए हमें टर्म्स ऑफ यूज का पेपर जो है वो लाजमी तौर पे साइन करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, इसलिए कि यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे डिफरेंशिएट बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग। दोनों की डेफिनेशन थी सिंपल, आपने दोनों का डेफिनेशन के अंदर से ही जो है वो कंपैरिजन निकालना है। तो फिशिंग पे नंबर 104 पे और 105 पे टॉप पे फार्मिंग की डेफिनेशन, दोनों की एग्जांपल्स लाजमी दे, फिर ये कंपैरिजन कंप्लीट होगा। नंबर 3 पे हाउ डज रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन है।
डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशंस। तो क्योंकि इसका जो है वो जस्ट 7.3 आर्टिकल शामिल नहीं था, ये शामिल है 7.5। तो इसके अंदर है रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग। तो याद रखिएगा इस सेक्शन में से बेसिकली आपको आंसर मिलेगा। टू द पॉइंट बुक पे आंसर नहीं लिखा हुआ इसका, ये की बुक से आप लाजमी तौर पे इससे जो है इसका आंसर ढूंढें। इस क्वेश्चन का वैसे मैं आपको गाइड कर देता हूं कि हाउ डज रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट टू एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी फेक न्यूज वायरल करने की कोशिश नहीं की, आपने कोई र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की, आपने वायरस को स्प्रेड नहीं किया, आपने कोई भी फेक फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं की। आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हो और ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ आपने वो डाटा ढूंढा है एंड देन आप उसको शेयर कर रहे हो। पहले कंफर्म किया है, वेरीफाई किया है कि ये सारा वेरीफाइड है, ये सारा ऑथेंटिक है, देन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, पब्लिकली लोगों को दिखा रहे हो वो पोस्ट अपनी। इसलिए तो वो बेसिकली एक एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नंबर 4 पे राइट सम पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो देखें जी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं तो आपको इवन ये भी बोला हुआ है जब पढ़ाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर कीजिएगा। अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 7 की तैयारी करता है तो कंप्यूटिंग इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी 7.4 सेक्शन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर करके इसको तैयार करें। फिलहाल पॉजिटिव इंपैक्ट में इसने 2014 में पेशावर अटैक जो हुआ या जो मी टू एक मूवमेंट थी वुमेन की, इसमें खास करके इसने बहुत ज्यादा जो है मोबिलाइज करवाया, सॉलिडेरिटी प्रोवाइड की उस पेशावर अटैक के अंदर भी लोगों को। मतलब ये कि ये हम जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज देखते हैं ना तो उसको हम ग्लोबली ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे कंट्रीज तक हमसे हमारे तक अगर पहुंच सकती है तो हमारी भी चीजें, हमारी भी पोस्टिंग्स लोगों तक पहुंचती हैं। तो उसको बेसिकली फ्रोग कौन देता है? सोशल मीडिया, यानी कि आपका कंप्यूटिंग, जिसको हम कंप्यूटिंग ओवरऑल एक वर्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये आप उसके कुछ पॉजिटिव 2 से 3 इंपैक्ट लाजमी लिखें। नंबर 5 पे डिफाइन द टर्म यूजर ऑब्लिगेशन। तो क्लॉजेस लाजमी तैयार करें। पेज नंबर 102 पे जो क्लॉजेस है, कोई भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन लाजमी तौर पे पूछी जाएगी बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। नंबर 6 पे हाउ कुकीज आर हेल्पफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुकीज कैसे हेल्पफुल। आपके लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे वो फेवरेबल कैसे है, कैसे हेल्पफुल है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आपकी इंटरेस्ट जानने का मौका मिलेगा। उससे जरूरी नहीं कि उन्होंने हमेशा आपको कोई नुकसान ही पहुंचाना है। आपकी वो एक बेसिकली मार्केटिंग पर्पस के लिए या एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी आपकी उस चीज को, उस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, यानी कि आपकी कुकीज की फाइल्स को वो यूज कर सकते हैं। आपने जिस प्रोडक्ट में, लेट से आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे थे, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत बार सर्च किया, लाइक किया, उनको जो है वो ऐड टू कार्ट किया, तो वो बंदा क्या करेगा, जो वो सारी चीजें को मॉनिटर कर रहा है कुकीज की फाइल्स के जरिए से, उस चीज के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करेगा कि भी इस एरिया में ना, इस रीजन में इस चीज के ऊपर इस प्रोडक्ट को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो उसी चीज के ऊपर ज्यादा काम करेगा। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे कुकीज की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड द लास्ट वन आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, एक्सप्लेन सम सिक्योरिटी थ्रेट्स प्रिवेंशन टेक्निक्स इन डिटेल। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर सिंपल आप लोगों ने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था। देखिए यहाँ पे कॉमन क्लॉजेस यानी कि अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज का क्वेश्चन आएगा, या साथ इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है इवन, वरना कॉमन क्लॉजेस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनी हुई है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट नंबर 2 और सिक्योरिटी थ्रेट्स की प्रिवेंशन टेक्निक्स नंबर 3 पे ये लॉन्ग था। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी है, और इसके अलावा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली लॉन्ग है, ये भी है। आपने ये सारा तैयार करना है और बाकी टेस्ट की डिस्कशन होगी। अगर कोई इसके हवाले से क्वेश्चन हो वो लाजमी तौर पर पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।